नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्ड मंत्रालय अकेडमी के परिवार में। आज संविधान का आपका 20वां लेक्चर होगा। इसके पहले आपके 19 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो टॉपिक होगा वो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका विधायिका का अंग है। तो विधायिका आपके केंद्र में भी होती हैं और राज्य में भी होती हैं। तो आपको ये समझना है कि विधायिका होता क्या है। तो विधायिका में जैसे हम कहते हैं कोई भी कानून बनाना है, स्टार्ट करना, लागू करवाना है, ठीक है, सब इन्हीं के माध्यम से होता है। तो विधायिका जैसे हम देखेंगे तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। तो विधायिका जैसे है तो विधायिका के दो अंग होते हैं, ठीक है। विधायिका के दो अंग होंगे, एक केंद्र में होगा, एक राज्य में होगा। जो आपका केंद्र में विधायिका होती है उसे क्या कहते हैं? उसे संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। जो आपके राज्य की जो विधायिका होती है उसे विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल। तो आपको याद रखना है, केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। और दोनों के क्या है? तीन तीन अंग होते हैं। दोनों के तीन तीन अंग होते हैं। आपको ये याद रखना है कि विधायिका केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं और केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। अब संसद के भी तीन अंग हैं और विधानमंडल के भी तीन अंग हैं। जो संसद के तीन अंग है तो पहला आपका है राष्ट्रपति, दूसरा आपका राज्यसभा, तीसरा आपका क्या है? लोकसभा। ठीक है। तो राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। अगर राष्ट्रपति ने आपने नहीं पढ़ा है तो राष्ट्रपति के दो वीडियो पढ़े हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में पढ़े, उनको आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा क्या हो गया? लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ राज्य की विधायिका में तो इसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि राज्य की विधायिका में कौन होता है? राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है और विधान परिषद। तो यहाँ तो ये तीनों कंपलसरी है, लेकिन जो विधानमंडल है, राज्यपाल और विधानसभा ये कंपलसरी होता है, लेकिन विधान परिषद कंपलसरी नहीं होता। तो विधान परिषद जो है राज्य की इच्छा होगी वो अपने यहाँ विधान परिषद को रखे या फिर न रखे। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में थी विधान परिषद, लेकिन वो हट गया है। तो अब 6 राज्यों में विधान परिषद बची है। तो हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लोकसभा से। या फिर हम कह सकते हैं कि ये होगा केंद्र की विधायिका। ये क्या हो जाएगा आपकी? केंद्र की विधायिका। केंद्र की विधायिका। तो केंद्र की विधायिका में अगर हम चर्चा करेंगे तो आपका हो जाएगा पहला है संसद। क्या है आपकी? संसद। और संसद का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान के किस भाग में संसद का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है भाग 5 में। किसमें मिलता है? भाग 5 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद होगा आपका 79 से 122। 79 से 122। तो 79 से 122 ये अनुच्छेद है और भाग क्या है आपका? ये 5 है। तो अब हम इसमें बात करेंगे संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक, और तीसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग होंगे? ये आपके 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम तीनों की बात करें कि कम से कम उम्र कैसे याद रखना है? 25, 30, 35। 25, 30, 35। 25, 30 से क्या है? 35 है। 25, 3, 35। तो आपको याद रखना है कि 25, 3, 35। तो कहने मतलब 25 और ये हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा? 35। तो हम एक एक को लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे लोकसभा लिखा है तो लोकसभा जैसे यहाँ पे लिखा है तो ये हम देखेंगे अनुच्छेद कितना है? ये 81। तो आपको ये याद रखना जैसे संसद है तो संसद में अगर हम बात करें, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है आपकी? सरल। ट्रिक क्या है आपकी? सरल। तो ये हो जाएगा आपका संसद, ये राज्यसभा, ये लोकसभा। तो यहाँ पे हो जाएगा 79, 80 और 81। तो आपको याद ये रखना है कि संसद का उल्लेख 79 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। और ये क्या है आपके? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा का उल्लेख है। और अनुच्छेद 81 क्या कहता है? लोकसभा का उल्लेख है ना। अब देखिए, लोकसभा का उल्लेख 81 हो गया। इसे अस्थायी सदन कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं और इसे निम्न सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन इसलिए कहते हैं, यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जनता सदन। अगर यहाँ पे स्थायी सदन की बात करें, और ये स्थायी सदन है और ये क्या है आपका अस्थायी सदन, ये आपका अस्थायी सदन है, ये आपका स्थायी सदन है। तो यहाँ हम देखेंगे ये अस्थायी होगा और ये होगा स्थायी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थायी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग किया जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। तो इसे निम्न सदन कहते हैं और जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता का सदन। इसे कहते हैं, इसमें जैसे क्या कहते हैं, सार्वभौम मताधिकार सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वभौम मताधिकार सदन भी कहते हैं, और इसे निम्न सदन भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उच्च सदन। यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ये 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है, ओ सॉरी 550। अभी तक इसमें क्या थे कि अभी तक इसमें 552 होते थे, लेकिन 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया है। जो दो लोगों को, जो एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन, तो इसकी जो नियुक्ति है, तो ये जो राष्ट्रपति करता था 331 के तहत करता था, तो इसको क्या है, ये समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, ये समाप्त कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो एंग्लो इंडियन का सिस्टम था, ये जो दो लोग थे, ये 1952 से लेके 2020 तक था, लेकिन इससे क्या है, 2020 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संशोधन करके, 104वां संशोधन करके। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में क्या किया गया है, 114वां संशोधन किया गया है, और इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें एंग्लो इंडियन का सिस्टम क्या है, वो समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन का जो सिस्टम था इसको समाप्त कर दिया गया है। और इसी में ये भी बताया गया है कि जो लोकसभा में जो हम कहते हैं एससी तथा एसटी सीटों का जो आरक्षण है, इसे क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए, और 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो कितनी सीटें कर दी गई हैं, तो यहाँ पे आपकी 84 हैं और यहाँ पे आपकी 47। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो 84 हैं एससी के लिए, और एसटी के लिए कितनी है, 47। इससे क्या है, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये आपको याद रखना है। और कौन सा संशोधन किया गया है, ये आपका 104वां संविधान संशोधन किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट का क्वेश्चन भी बनेगा। आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो दो लोगों को क्या है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, किसमें, लोकसभा में, समाप्त कर दिया गया है। तो आपका क्या होगा, 104वां संविधान संशोधन। और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें का जो आरक्षण का प्रावधान है, इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ से जैसे हम बात करें, तो यहाँ पे जो 550 इसको हम बांटेंगे, तो अगर इसको हम बांटेंगे तो 550 को हम 530 के रूप में बांटेंगे, और 20, तो 530 ये राज्यों से है, 530 कहाँ से है, ये राज्यों से है, और 20 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, किससे हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से क्या है, 20 ना होने के कारण यहाँ से क्या है, 13 ही होते हैं। तो यहाँ से 20 की जगह पे कितने हैं, 13 होते हैं। तो इस प्रकार से 530 प्लस 13 तो 543। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। कितनी है, 543 है। ये चीज आपको याद रखना है। और जो मनोनयन का सिस्टम था, इससे अब क्या है, इस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा 550, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या बैठा होगा, 552 बैठा होगा। अब 552 नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है, और इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो बीच में भी क्या है, इनके कार्यकाल को घटाया जा सकता है, या फिर से चुनाव किए जा सकते हैं। या फिर जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी ये भी होता है, जैसे अगर हम कह दें कि 5 साल, जैसे अगला जो लोकसभा चुनाव होगा कब होगा, 2024 में होगा,
और 2024 में चुनाव से पहले अगर क्या कह दें कि आपातकाल लग जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम ऐसे पूछें तो दो चीजें और आपको याद रखना है, एक आपका है 1976 और एक आपका है 1978। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन और 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। तो 1976 में यह किया गया है कि लोकसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है ये 5 से क्या कर दिया गया है, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। और फिर पुनः 44वां संविधान संशोधन करके 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो दो बातें आपको याद रखना है, एक 1976 है, एक 1978 है, यहाँ पे आपका 42 है, यहाँ पे आपका 44 है क्या चीज कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 5 से 6 वर्ष कर दिया गया क्या, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लेकिन फिर से पुनः क्या है 1978 में 44वां संविधान संशोधन जो करके इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। और एक चीज आपसे और कहेंगे, अब इसको मिटाएंगे, आप लोग पेन उठाए के ये नोट्स लिखते जाइए, इनको भी हम मिटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनका कार्यकाल। आगे देखेंगे तो न्यूनतम आयु जो इनकी होती है 25 वर्ष। कितनी होती है, 25 वर्ष। जैसे किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 हैं। यूपी में लोकसभा की जो सीटें हैं ये पूरे भारत के जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें कहाँ से हैं, ये आपकी यूपी से। किससे हैं, यूपी से हैं। और कितनी है, आपके 80 हैं। अगर हम यूपी से बात करें तो यूपी की विधान परिषद में 100 है, राज्यसभा में कितनी है, 31 है, और जैसे हम कह दें विधानसभा में कितनी है, 403। तो 80 31 403, 80 31 403। 80 कहाँ लोकसभा में, 31 राज्यसभा में, 403 ये आपकी विधानसभा में। यूपी में जिले कितने हैं, आपको याद रखना है, 75 जिले हैं। कहाँ कितने हैं, 75 जिले हैं। अब यहां देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष है ना, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसे क्या कहते हैं, बहुमत दल के जो नेता होते हैं, बहुमत दल के जो नेता होते हैं किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और उसे क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष को ही क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसे देगा, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। तो दो बातें आपको याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष के शपथ का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये अगर अपना त्यागपत्र देता है किसे देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अगर जैसे हम कह दें कि लोकसभा है और राज्यसभा है, इसकी संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। और बुलाने के बाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी जो अध्यक्षता वो स्पीकर करता है। कौन करता है, स्पीकर करता है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये स्पीकर करता है। कौन करता है, स्पीकर करता है। और जैसे हम कह दें, एक क्वेश्चन इससे और बनता है, जैसे धन विधेयक, क्या है आपका, धन विधेयक। तो कोई भी विधेयक है या नहीं, तो इसका जो निर्धारण कौन करता है, स्पीकर करता है। और इसका उल्लेख 110 में किया गया। तो अनुच्छेद 110 ये बताता है कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, ये आपका करता है लोकसभा
अध्यक्ष करता है जिसे स्पीकर कहते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किए जाते हैं? तो धन विधेयक सबसे पहले आपके लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किए जाते हैं कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा के बाद ये कहाँ जाएंगे? राज्यसभा में जाएंगे। और जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में 14 दिन तक अधिकतम समय है कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा के सभी सदस्यों को इस पे आपने क्या है? सहमति देना पड़ेगा। अगर 14 दिन के अंदर सहमति नहीं देते हैं तो धन विधेयक अपने आप क्या है? वो पारित मान लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक, ये धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? स्पीकर करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 110 के तहत। और ये सबसे पहले कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। और इसमें पेश होने के बाद ये कहा जाता है? राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ कितने दिन तक रह सकता है? 14 दिन तक। अगर 14 दिन के अंदर यहाँ के जो सदस्य हैं सहमति देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ये अपने आप क्या है? वो पारित मान लिया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है लोकसभा। अब देखिए लोकसभा से एक क्वेश्चन और पूछेंगे, स्पीकर कहते हैं, आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो स्पीकर की नियुक्ति क्या है? जैसे मान लीजिए नई लोकसभा का चुनाव हुआ, जैसे 2019 में चुनाव हुआ है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी, तो ओम प्रकाश बिरला को क्या है? ये लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन क्या होता है कि जब नई लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो उसी के बाद क्या है? स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन जब नए चुनाव हो जाते हैं और बैठक के बीच में जो महीने 2 महीने का समय होता है, महीने 2 महीने का जो समय होता है, उस दौरान एक स्पीकर बनाया जाता है और उस स्पीकर को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है, ध्यान दीजिएगा। स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बहुमत दल के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, उसको बताते हैं हाँ इसको स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि चुनाव जैसे समाप्त हो गए, जैसे 2019 में चुनाव समाप्त हो गए, अब जब कैबिनेट की बैठक होगी या फिर संसद की बैठक होगी तो उसके बीच में महीने 2 महीने का गैप होता है। तो उस महीने 2 महीने में जो स्पीकर बनाया जाता है और ये उसे ही बनाया जाएगा जो सबसे वरिष्ठ होगा। जो सबसे वरिष्ठ होगा उसे ही क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और इसकी जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको आपको दिमाग में बैठाना है। तो स्पीकर ये आपका हो गया है, प्रोटेम स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया है। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे कि स्पीकर जो है आपका ये उपाध्यक्ष, ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। आपको याद रखना है, स्पीकर यहाँ हम लिख देते हैं। तो जैसे हम कह दें ये आपका है अध्यक्ष, लोकसभा क्या है? ये अध्यक्ष है। और यहाँ क्या है आपका? उपाध्यक्ष। तो आपको ये याद रखना है कि जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे देगा? इन्हें देगा। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? इन्हें देगा। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सेम वही कंडीशन है कि अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये अध्यक्ष को देता है। तो कहने का मतलब है ये अदला बदली कर लेते हैं। और जैसे हम कह दें कि जैसे हम कह दें लोकसभा में है, ठीक है, लोकसभा में कोई बिल पारित होता है, लोकसभा में कोई बिल पारित होता है तो क्या होता है? अगर 50-50% आपके मताधिकार हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। तो निर्णायक मत जो देता है ये कब देता है? जब जो कोई भी बिल पारित किए जाते हैं और उसमें क्या 50-50% क्या है? वोट पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? निर्णायक मत दे सकता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 100 में किया गया है, अनुच्छेद 100 में किया गया है। अगर ये लिख गया जिसको मिटा दें थोड़ा और अच्छा रहेगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया है कि अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा क्या है? ये निर्णायक मत दे सकता है। ये आपको दिमाग में बैठाना है ना। और जैसे हम कहते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके पद का उल्लेख है
तो 93 से 97 के मध्य में यह अनुच्छेद है। ये क्या आपके अनुच्छेद 93 और 97 के मध्य में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या है, पद का उल्लेख किया गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जीवी मावलंकर, जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर, क्या कहते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर क्या है, लोकसभा के प्रथम क्या है, ये अध्यक्ष हैं। अगर महिला में पूछ ले तो महिला में आपकी हो जाएंगी मीरा कुमार, क्या हो जाएंगी, मीरा कुमार। दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, ये जीवी मावलंकर है या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर है, लेकिन महिला में कौन है, मीरा कुमार है। ये चीजें आपको ध्यान देना है, तो इनको आप साथ में नोट करते जाइएगा क्योंकि जगह कम है इसलिए कह रहे हैं, है ना। तो फिर से देख लीजिए, निर्णायक मत 100 के तहत है, ये अनुच्छेद क्या है, 100 है। इसमें क्या है, लोकसभा क्या है, वो लोकसभा अध्यक्ष क्या है, अपना वोट डाल सकता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये आपके गणेश वासुदेव मावलंकर है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार है। अब इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग कहाँ पे आते हैं, राज्यसभा में आते हैं। तो राज्यसभा में से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 80 में किया गया है। इसे स्थायी सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसे उच्च सदन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ये उच्च है, ये क्या है, निम्न है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये 250, कितने हो सकते हैं, 250। तो यहाँ से हम देखेंगे 238 और प्लस 12, है ना। तो 12 जो आपके ये मनोनीत होते हैं, ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा। इसको मिटा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। और किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मतलब कोई ऐसा जो व्यक्ति हो जो सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा हो, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब जैसे हम कहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि नरगिस दत्त। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम कौन सी अभिनेत्री हैं, भारत की ऐसी पहली कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें राज्यसभा में क्या है, मनोनीत किया गया है। उनका नाम है नरगिस दत्त। ये संजय दत्त की मां है और सुनील दत्त की कौन है, वाइफ है। तो संजय दत्त की मां नरगिस दत्त को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है और राज्यसभा में मनोनीत होने वाली भारत की पहली अभिनेत्री है कौन, नरगिस दत्त है। अब यहाँ देखेंगे 238 है लेकिन वर्तमान में कितनी है, 233 है। कितने हैं, 233। तो हम कह सकते हैं 233 और 12 हो जाएगा आपका 245। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये 245 सदस्य होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये राज्यसभा है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। अगर यहाँ से हम बात करें कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं, यहाँ के जो सदस्य होते हैं, जो इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता जो डायरेक्ट नहीं चुनती। अब इनको किसके द्वारा इनको वोट दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, जैसे हम कहते हैं विधायक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विधायक को चुनते हैं। विधायक लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। विधायक लोग क्या करते हैं, ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और एक चीज और बता दें आपको, जैसे हम कह दें यहाँ पे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में बात करें तो 55 और 25। तो अगर विपक्ष का दर्जा प्राप्त करना है, विपक्ष का दर्जा, तो विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम लोकसभा में और राज्यसभा में, तो लोकसभा में 55 होने चाहिए और राज्यसभा में कितने होने चाहिए, 25। आपको याद रखना है कि लोकसभा में कम से कम 55 आपके सदस्य होने चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं 10%, लगभग 10%। आपको ये याद रखना है कि कम से कम जो राज्यसभा में है, लोकसभा में है,
जितने भी सदस्य होते हैं अगर विपक्ष का दर्जा प्राप्त करना है तो कुल संख्या का 10% होना चाहिए। 10% आपको पेपर में मिलेगा या फिर 10% नहीं होगा तो क्या मिलेगा आपको 55 लोकसभा में और राज्यसभा में क्या है 25 मिलेगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष होता है। तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। कितना होता है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 6 वर्ष होने के साथ साथ 6 वर्ष होने के साथ साथ प्रति प्रति 2 वर्ष में प्रति 2 वर्ष में क्या है इनका चुनाव होता है। क्या होता है चुनाव होता है। और चुनाव होने के बाद जो है चुनाव होने के बाद प्रति 2 वर्ष में क्या इनका चुनाव होता है। क्यों होता है क्योंकि प्रति 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य क्या होते हैं ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं अर्थात रिटायर हो जाते हैं। इसलिए क्या प्रत्येक 2-2 साल में क्या है चुनाव हुआ करते हैं। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 साल। तो यहाँ से ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में चुनाव जो होता है तो कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो आपका प्रति 2 वर्ष के अंतराल में होता है। लेकिन इसमें ऐसी भी कंडीशन है अगर किसी व्यक्ति की ये बहुत सारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं बीच में एक्सपायर हो जाते हैं ठीक है तो 2 वर्ष के पहले भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो एक मानक रखा गया है कि चुनाव कितने समय में होना चाहिए प्रति 2 वर्ष में। इसका भी कारण है कि 1/3 जो सदस्य हैं ये प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए क्या 2 साल में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। और इनका जो चुनाव होता है वोट कौन डालता है विधानसभा के सदस्य। कौन डालता है विधानसभा के सदस्य डालते हैं ना। अब देखेंगे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 30 वर्ष। तो इनकी जो उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए ये 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए ये 30 वर्ष होनी चाहिए। और यूपी में जो है राज्यसभा से सीटें कितनी है 31 है। अब देखिए 31 सीटें हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग राज्यों से क्या है जो सीटों का जो निर्धारण किया गया है अलग अलग राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। और सब में अलग अलग क्यों किसके आधार पे ना क्षेत्रफल के आधार पे ना शिक्षा के आधार पे जो सीटों का निर्धारण किया गया है ये जनसंख्या के आधार पे। अगर थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा में सीटों का जो निर्धारण किस आधार पे किया गया है तो राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण किया गया है। जैसे हम कहते हैं पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं यूपी में सबसे ज्यादा संख्या है। और क्या कहते हैं सिक्किम में क्या है वहां पे कम है। तो सिक्किम में क्या है राज्यसभा से केवल 1 सदस्य है और यूपी से कितने हैं 31 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं ये आपके 31 सदस्य हैं है ना। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए यहाँ से ये आएगा कि जैसे यहाँ पे कह दें कि राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष कौन होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। ये पीछे वाले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं। इसको नोट करते जाइए। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे कि 2 पॉइंट और राज्यसभा से बनते हैं। एक आपका बनता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत ये बताया गया है कि जैसे हम कह दें कि राज्य से संबंधित कोई भी कानून है राज्य से संबंधित कोई भी कानून है तो उसे क्या है अगर वो राष्ट्रीय महत्व का है किसका है राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा का ये कर्तव्य है कि वो राज्य से हटाकर कहाँ लोकसभा में ला सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है 2/3 का बहुमत होना चाहिए। 2/3 के बहुमत से कहने मतलब है जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा में उन सभी सदस्यों में जितने भी सदस्य होते हैं उसका 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है कोई भी कानून बनाने के लिए तो वो राज्य से हटा के कहाँ चला जाता है वो केंद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है केंद्र में चला जाता है। तो ये आपका विशेषाधिकार है। ये क्या है आपका विशेषाधिकार किसका ये आपका है ये राज्यसभा का। इंपॉर्टेंट है आपको अनुच्छेद याद रखना है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ये कर सकता है कि राज्य की कोई भी कानून है वो लोकसभा या संघ के पास भेज सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसके पक्ष में क्या है 2/3 सदस्य क्या है सपोर्ट में होना चाहिए। और जैसे कहते हैं एक आपका अनुच्छेद 312 है। तो अनुच्छेद 312 है इसमें क्या बताया गया अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं तो वर्तमान समय में यहाँ पे IAS IPS और IFS है ना। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव
और ये हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आईएएस वाला हो गया, ये आपका हो गया आईपीएस हो गया, ये क्या है आईएफएस हो गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएं जो इसमें ये एक पहला अंग हो गया, पहले दो थे, अब आईएफएस को भी क्या है अखिल भारतीय सेवाओं का अंग मान लिया गया है। और ये भी क्या है, ये अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास। जैसे 249 है, ठीक उसी प्रकार आपका 312 है ना, ये चीज आपका। तो ये आपका हो गया 312 हो गया, 249 हो गया, 249 और 312 अखिल भारतीय सेवाओं के अंग कौन से हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कभी कभी इसमें यह आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है। ये तीन रहेंगे, एक दे देता है, इसमें हिंदी में लिखा रहेगा या फिर इसका हिंदी उच्चारण रहेगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन जो नहीं में होगा वो आपका हो जाएगा इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या हो जाएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और हम ये इसको बार बार कहते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा दिक्कत होगी। इस वीडियो को एक दो बार देखने के बाद क्या इसको क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको केवल स्क्रीनशॉट को ही देखना है, समझना है, तो बड़े आराम से जो आपको लगता है कठिन है, बहुत ही सहज भाव से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपका कैसा लगा है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और जाते जाते क्वेश्चन पूछेंगे, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या, खाने का सोडा का रासायनिक नाम और धावन सोडा का जो रासायनिक नाम, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।